हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पेडागोगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी ख़त्म कर चुके हैं, ईवीएस भी ख़त्म कर चुके हैं, मैथ का भी पेडागोगी ख़त्म कर चुके। आज हिंदी का स्टार्ट किए हैं, ये भी एक दो क्लास में समाप्त कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा का संवैधानिक एवं शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य। हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा का सहयोगी प्रशासनिक भाषा, सहायक राजकीय भाषा है। शास्त्रीय भाषाएं की कुल संख्या जो 6 है, जिसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। आरटी राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 और भाषा। आरटी अधिनियम 2009 मातृभाषा स्थानीय भाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8वीं तक के लिए करता है। यानी क्या है, आरटी जो है क्लास 8 तक के बच्चों को जो है क्या है, मातृभाषा में सिखाया जाए, शिक्षा दी जाए। भाषा शिक्षा की उद्देश्य। भाषा के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति का विकास करना। भाषा के माध्यम से क्या करना, अभिव्यक्ति का विकास करना। सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल का विकास करना। भाषा के प्रति रुचि, प्रेम, संवेदनशीलता का विकास करना। भाषा शिक्षा की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश। तो देखते हैं चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना। बच्चे भाषा को चरणबद्ध तरीके से सीखते हैं। शुरुआती गलतियों सीखने की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना चाहिए। बोधगम्य निवेश। शिक्षक बच्चों की भाषा में यह निवेश करते हैं जो वे समझ सकते हैं। समझने योग्य इनपुट मिलने से भाषा विकास प्रभावी होता है। भाषा से विचार, विचार से विकास। सकारात्मक पुनर्बलन। बच्चों की छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करें। बच्चे जो हैं छोटी छोटी सफलता तो उसे सराहना करें, उसे बड़ाई करें। प्रोत्साहन देने से आत्मविश्वास बढ़ता है और भाषा अधिगम मजबूत होता है। हिंदी शिक्षा शास्त्र। भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाषा अर्जन देखते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है।
इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। भाषा अर्जन में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका आता है? परिवार व समाज का होता है। भाषा अधिगम, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य, इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य, भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चे को प्रयास करना पड़ता है। इसमें शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की आवश्यकता होती है। अधिगम के प्रकार। क्रियात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम में सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। विचारात्मक अधिगम, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर या सुनकर विचार करके सीखा जाता है। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का सही परिणाम है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अनुबंध के सिद्धांत या सहचर्य का सिद्धांत। शिशुअवस्था में बच्चे किसी शब्द पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का सहचर्य स्थापित करके सीखते हैं, अर्थात शिशुअवस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द, पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। अनुकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के प्रारंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण, नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण, दोष, समान, परिवार आदि पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं अभिप्रेरण, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करते, अतः
शिक्षण संबंधित पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक आदि का निर्माण वचन बच्चे के रुचि के अनुसार होना चाहिए और उस उद्देश्य सीखे रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वयं करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख और समझ लेता है। अतः बच्चों को स्वयं खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा का प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। आवृत्ति का सिद्धांत, भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतना ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसीलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने जाए की आवश्यकता होती है। अनुपात और क्रम का सिद्धांत, भाषा कौशल के चारों प्रारूपों श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। अभिव्यक्ति का साधन, भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक, भाषा क्या कहते हैं, सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। ज्ञान की प्राप्ति में सहायक, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, शिक्षा प्राप्ति करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा यानी भाषा के विकास में बोलने और सुनने, बोलने की भूमिका। बोलने से विचार की स्पष्टता, आत्मविश्वास बढ़ता है। यह भाषा के शुद्ध उच्चारण, शब्द भंडार और व्याकरण के विकास में सहायक है। बच्चा अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाता है और अपने अनुभव साझा कर पाता है। सुनने की भूमिका, सुनने से समझने की क्षमता और ध्यान लगाने की आदत विकसित होती है। सुनने से बच्चे को नए ज्ञान, शब्द और विचार मिलते हैं। यह बोलने की क्षमता को भी बेहतर बनाती है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना और विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करने। भाषा अधिगम में जब भाषा सीखते हैं व्याकरण का क्या महत्व है, क्या जरूरी है, क्या भूमिका होती है। जैसे विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति विकास करना, अशुद्ध को
यानी कोई अशुद्ध है उसे समझने में मदद मिलता है। छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि ज्ञान कराना, यानी व्याकरण से हमें कहाँ विराम चिन्ह है, शुद्ध प्रयोग, वाक्य रचना, नियम एवं विराम चिन्ह होते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं, ये सब का आप समझते हैं व्याकरण से। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है, जिसमें सुनना, पढ़ना, लिखना, प्रश्न कर देना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना, यह बच्चे में भाषा संबंधित अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। व्याकरण से छात्रों में विशिष्ट, याद रखना क्या आता है, व्याकरण से छात्रों में विशिष्ट नए शब्द की समझ विकसित हो जाती है। यह छात्रों को गद्य पद में अंतर समझकर उनके कौशल का विकास करने में सहायक है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल से विकास करने में सहायक हैं। व्याकरण विधियों को शुद्ध, युक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने योग्य बनाता है। आगे देखते हैं। आगमन विधि, इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है जो छात्रों को करके सीखने पर जोर देता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका। आगमन विधि में क्या होता है, बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उसका थ्योरी बताया जाता है। निगमन विधि में क्या है, पहले थ्योरी बताते हैं फिर उसका उदाहरण बताते हैं। कोई टॉपिक है, मानो संज्ञा बताए, उसका थ्योरी बताते, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बाद उसको उसका उदाहरण देते हैं। लेकिन आगमन विधि में क्या है, पहले उदाहरण देते हैं फिर उसका थ्योरी बताते हैं। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियम का ज्ञान दिया जाता है, फिर उनमें नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि माना जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को क्या करता है, पढ़ाता है। शिक्षक क्या करता है, सभी नियमों को पढ़ाता है। अनुकरण, अनुकरण विधि, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसीलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण, नकल करके सीखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, यानी नकल करते हैं। पहले शिक्षक बोलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बच्चे बोलेंगे। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसीलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है।
भाषा संसर्ग विधि, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं है तो यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखकों की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में। बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों में स्वयंवालमता का विकास करने में सहायक होता है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग से बच्चे एक दूसरे की भाषा समझकर उनका सम्मान करना सीखते हैं तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरों की भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं। बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती हैं। इसीलिए भाषा को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चे के शब्दों व उनके उच्चारणों में भिन्नता पाई जाती है। इसीलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में। बच्चे पर केंद्रीय क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। भारत एक बहुभाषी देश है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषा का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती है। छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षक के लिए शिक्षण की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है जहां वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता, तो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहां शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है। भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव। भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं। अधिक भीड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती और विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती हैं।
अध्ययन सामग्री की कमी। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी भी एक समस्या है। भाषा कौशल। भाषा मनुष्यों का एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, बोलना और लिखना। इन दोनों माध्यमों से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बोलना, लिखना। भाषा के दो ही ग्रहणात्मक कौशल हैं, सुनना और पढ़ना। इन दोनों माध्यमों से हम दूसरे के विचार या उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित एवं चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। इसे बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों ओर कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब के एक दूसरे पर निर्भर हैं। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। भाषा कौशल को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे श्रवण कौशल में सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल को श्रवण कौशल कहते हैं। वाचन या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल अभिव्यक्ति कौशल। पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल को पठन कौशल। लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल लेखन कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल, भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्त या प्रवक्ता की बात को सुनना, उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वे बात अभिव्यक्त की जा रही है, वह श्रवण कौशल कहलाता है। वाचन कौशल यानी बोलना, अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन बोलना कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो, तो ये एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण है।
पठन कौशल यानी पढ़ना, किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेखन कौशल लिखना, अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थापित दिया जाता है। क्या था? स्थापित दिया जाता है। क्या कहता है? रीडिंग के प्रकार, स्कीमिंग रीडिंग, जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है तो यह प्रक्रिया स्कीमिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना। स्कैनिंग रीडिंग, यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्य को जल्दी से पार कर जाता है। जैसे क्या है, जहाँ इम्पोर्टेंट है उसी जगह रुकते हैं, उसी जगह को बढ़िया से पढ़ते। मान लो पूरा लिखा हुआ, इस तरह पढ़ते जाते, पूरा तेज़ी से देखते देखते जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ रुक जाते हैं, तो वही क्या है? स्कैनिंग रीडिंग। गहन पढ़ाई, इंटेंसिव रीडिंग, गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होगा। व्यापक विस्तृत अभ्यास, एक्सटेंसिव रीडिंग, यह पठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम। लेखन का प्रक्रिया उपागम, बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन की प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। इसको लेखने के द्वारा लिखना सीखना कहा सकते हैं। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल, डेली यूज में आने वाले लैंग्वेज को कहते हैं, जैसे CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यह फार्मूला लैंग्वेज होती है, यह फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ये स्कूल में चलती है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सीखने सिखाने के निश्चित अवधि के बाद बच्चे की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जानना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। आकलन के बाद क्या करते हैं? मूल्यांकन किया जाता है।
मूल्यांकन के उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, बालकों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना एवं उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन करना, बालकों के मुखी विकास के निरंतर गति प्रदान करता है। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना। मूल्यांकन का महत्व शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसर करता है, बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है, बच्चों की प्रगति में सहायक है, शैक्षिक व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है। मूल्यांकन के प्रकार रचनात्मक, निर्माणात्मक मूल्यांकन, बच्चों के लगातार प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से किया जाता है। रचनात्मक जैसे पाठ में पूछ लिया जाता है, जैसे क्या शिक्षक पूछ लिया जाए कि आप इसके समझे, आप इसके बारे में समझे तो कुछ बताइए, तो क्या हो गया, रचनात्मक मूल्यांकन हुआ। निदानात्मक मूल्यांकन, बच्चे को अधिगम के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चे में ज्ञान को कितना ग्रहण किया, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब बच्चे से प्रश्न करता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। पढ़ाने के बाद टीचर क्या करेगा, बच्चों से प्रश्न करेगा और उससे पूछेगा उस टॉपिक के बारे में जो पढ़ाया था। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके, बच्चे द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करना, बच्चों से उनके अपने अनुभवों को लिखवाना, सुनाई गई कहानी को बच्चे से अपने शब्दों में लिखवाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का ग्रहण होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियां, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जानकारी आदि। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है।
समग्र एवं सतत मूल्यांकन CCE बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। CCE में सतत का अर्थ है कि बच्चों के सीखने में कहाँ कमी रह गई, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है। यानी जो सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर कमी कठिनाइयों का मूल्य अनुसंधान कर रहा है। CCE के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ बच्चे के सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। परीक्षण के प्रकार। व्यक्तिगत परीक्षण। इस परीक्षण में एक समय केवल एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। सामूहिक परीक्षण। ऐसे परीक्षण जो शिक्षार्थियों, मनोवैज्ञानिकों आदि विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं और एक बड़े लेवल पर प्रशासित किए जाते हैं। आत्मनिष्ठ परीक्षण। ये परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यदि एक परीक्षण पर किसी परीक्षाओं को अलग अलग परीक्षाओं द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किया जाए तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने के प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। बालकों की व्यक्तिगत संबंधित समस्याओं का निराकरण हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चे के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव हो जाता है। शिक्षण रोचक, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है।